आज की इस वीडियो से हम लोग एक मेजर लॉ यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक काफ़ी वास्ट बल्कि लॉ है, लिहाजा इसको एक ही वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके टोटल 11 पार्ट्स हैं जिसमें 159 सेक्शन हैं और टोटल 50 ऑर्डर हैं इस कानून के। सो इट्स इम्पॉसिबल टू कवर दिस बल्कि लॉ इन सिंगल वीडियो। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पार्ट्स में कवर करेंगे। मतलब इसके टोटल 11 पार्ट्स डिस्कस किए गए हैं ना, तो आज हम लोग पार्ट्स में इसकी वीडियो कवर करेंगे और फिर हम लोग इसके ऑर्डर कवर करेंगे। और जब हमारा ये पूरा कानून हो जाएगा, इसकी सारे सेक्शन सारे ऑर्डर कवर हो जाएंगे, तब एक सिंगल वीडियो जिसमें हम लोग जो इसमें मेन बातें की गई हैं इस कानून में, उसे एक समरी की सूरत में एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूँगी। यानी तब हम लोग इसे इस तरह करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग इसको ब्रीफली कवर करने से पहले डीपली डिस्कस करें, और वो इसी तरह पॉसिबल है कि जब हम लोग इसे पार्ट्स में हर सेक्शन पर एक पूरा टाइम देकर उसे कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग सबसे पहले इसके नाम पर गौर करें कि इसका नाम क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब है तो ये कानून, और जब कोई कानून जो है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ पास करती हैं, तो उस कानून को तो हम लॉ में एक्ट कहते हैं। तो फिर इसको कानून होने के बावजूद एक्ट क्यों नहीं कहा गया, इसे कोड क्यों कहा गया है? तो इसके पीछे लॉजिक है कि ये जो सिविल प्रोसीजर का जब आप प्रीएम्बल पढ़ोगे ना, उसमें ये चीज़ मेंशन है कि हमारे मुल्क में सिविल कोड में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी कवानीन हैं उनको एक जगह पर कंपाइल करता है कानून। और जब कोई कानून ऐसा हो जो कि सेम सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कवानीन को एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर दे, कंपाइल कर दे, तो उसे कानून की टर्मिनोलॉजी में बाय लॉ हम कोड कहते हैं, एक्ट नहीं कहते। अब ये एक रीज़न है जिसकी वजह से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को लॉ में कोड कहा गया है, एक्ट नहीं कहा गया। अब चूँकि वो आपको इतना तो पता चल गया कि ये कोड क्या होता है और इसे कोड क्यों कहा गया है, अब जो है आप लोगों के माइंड में ये चीज़ भी आ रही होगी कि अच्छा ठीक है कि ये कोड है और इसे कोड क्यों कहते हैं, लेकिन फिर अब कोड और एक्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करने से पहले इस एम्बिग्विटी को भी क्लियर कर ही जाते हैं। तो कोड और एक्ट के दरमियान डिफरेंस यही है कि एक तो हम लोग इसकी डेफिनेशन का डिफरेंस करेंगे और दूसरा हम इसकी एग्जांपल का। तो डेफिनेशन कोड की यही है कि जब एक ही सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनको एक जगह पर कंपाइल कर दिया जाए अगर किसी कानून में, तो उसे हम कोड कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान पीनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जैसे कि यही कानून है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CPC, PPC, CRPC। और इसी तरह एक्ट क्या होता है, एक्ट एक बेसिकली एनेक्टमेंट होती है, एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन होता है, एक बिल होता है जिसे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ पास करती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं कानून की वर्डिंग में, एक्ट। जैसे कि कंज्यूमर एक्ट 2005, कंपनीज एक्ट 2017, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, गार्डियन वार्ड एक्ट 1890। और इसी तरह बेशुमार एक्ट हैं, आपने अपने लॉ में पढ़े भी होंगे ऐसा स्टूडेंट, या अगर आप वकील हैं तो आप प्रैक्टिस में पढ़े होंगे। तो कानून तो काफ़ी सारे हैं, आप और भी एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक अब आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि इस कानून को कोड क्यों कहते हैं और जो कोड और एक्ट है उसके दरमियान क्या डिफरेंस है। अब लोग हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने जस्ट इसका ये प्रीलिमिनरी पोर्शन, जिसमें टोटल 8 सेक्शन है, जिसमें से 2 सेक्शन 7 और 8 ओमिट हो चुके हैं, यानी टोटल 6 सेक्शन कवर करने हैं, और एक इसका हम लोगों ने प्रीएम्बल कवर करना है। तो प्रीएम्बल को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये आइडिया होना, क्लियर होना ज़रूरी है कि आया प्रीएम्बल को कानून में प्रीएम्बल किसे कहते हैं। प्रीएम्बल बेसिकली अगर हम इसको एक सिंपल वर्ड में डिफ़ाइन करें तो प्रीएम्बल इज़ द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर। मतलब कोई कानून जो हम पढ़ रहे होते हैं, यानी जिस तरह इसमें सेक्शन है, किसी भी कानून में जो सेक्शन होते हैं उनको जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस कानून को बनाने के पीछे जो हमारी क्या कहते हैं पार्लियामेंट को, जो हमारी मकनना है, पार्लियामेंट है, उसकी क्या इंटेंशन थी उस कानून को बनाने के पीछे, उस इंटेंशन को बेसिकली प्रीएम्बल कहा जाता है। अब ये होता तो एक तरह से नॉन एनेक्टमेंट पार्ट है, यानी अगर इसकी कोई वायलेशन कर दी जाए प्रीएम्बल की, तो उसकी बेस पर आपको कोई रिलीफ वगैरह तो नहीं मिलता,
रिलीफ आपको तभी मिलता है जब जो इसके अंदर जो सेक्शन बताए हुए होते हैं उनकी कोई वायलेशन हो जाए। तो आपको ये आइडिया हो गया कि ये प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल बेसिकली इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटर होता है, जिसकी बेस पर ये जो कानून हम पास होता है, कानून बना हुआ होता है, उसकी प्रिविजन जो है वो बेस करती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे प्रीएम्बल में हमारे इसके जो कानून के प्रीएम्बल में जी डिस्कस की गई है कि जितने भी हमारे मुल्क में सिविल कोड में प्रोसीजर फॉलो होता है, उससे रिलेटेड जितने भी सिविल लॉ है उन कानून को एक जगह पर कंपाइल करना इस कानून का मोटिव था। मतलब इस कानून में इनको एक जगह पर कंपाइल किया गया है। तो अब इसी बेस पर यानी इस कानून को बनाने के पीछे लेजिस्लेटर की ये इंटेंशन थी। तो लिहाजा हम लोग देखते हैं कि जो इसकी सेक्शन है वो इसी इंटेंशन पर ही बेस कर रहे हैं। इसके अंदर सारे इस कानून में जितनी भी प्रोविजन आपको मिलेंगी वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड मिलेंगी। कोई भी प्रोविजन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कि क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड हो या टैक्स मैटर से रिलेटेड हो या बिजनेस लॉ के मैटर से रिलेटेड हो। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के पीछे इंटेंशन यही थी। और अगर तो कोई कानून में ऐसी प्रोविजन आपको मिल जाती है मिसक्लेनियस किस्म की किसी दूसरे कानून की भी, तो वो एक तरह से देखा जाए तो इसकी इंटेंशन की भी प्रीएम्बल की वायलेशन होगी, क्योंकि कानून कह रहा है कि इसमें ये बात है, ये इसमें ये बात की जा रही है, इस चीज़ से रिलेटेड कानून है। और अगर आप कोई प्रोविजन कोई अपोजिट साइड की ही उसमें डिस्कस कर दो तो ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे एक स्टोरी थी जो मैंने अपने चाइल्डहुड टाइम में पढ़ी थी। एक था बदसूरत बतखा, उस स्टोरी का नाम था। तो उसमें इस तरह था कि उसकी जो बतख थी ना, वो उस बतखे को प्यार नहीं करती थी और अपने बाकी सारे बच्चों के साथ प्यार करती थी और उससे वो अटेंशन नहीं देती थी। वजह इसकी क्या थी कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टोरी बढ़ानी थी, जब लास्ट में स्टोरी का एंड होता है तो वो पहले उन्होंने दिखाते हैं स्टोरी में कि वो ना जो बतखा होता है वो दिल बर्दाश्ता होकर घर छोड़कर चला जाता है। और एट दी एंड जब वो सफ़र करता रहता है और जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है तो उसे पता चलता है स्टोरी के लास्ट में कि वो तो बतखा था ही नहीं, वो तो एक स्वान था, एक राजहंस था। इस चीज़ को इस स्टोरी के एग्जांपल देने का मकसद यहाँ पर ये है कि वहाँ पर वो बतख थी तो उसके पास इम्पॉसिबल ही नहीं था कि उसके घर एक राजहंस पैदा हो ही नहीं सकता था, लॉजिकल बात ही नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम जो इंटेंशन है लेजिस्लेटर की, उसमें क्या बताया जा रहा है कि ये तमाम कानून जो कि सिविल कोड से रिलेटेड होंगे उनको एक जगह पर कंपाइल किया गया है। तो अब अगर इसकी जितनी भी प्रोविजन होंगी वो सिविल मैटर से रिलेटेड होंगी। इसकी कोई भी प्रोविजन जो है वो किसी क्रिमिनल मैटर से या किसी दूसरी नेचर ऑफ लॉ से, जैसे कि टैक्सेशन, बिजनेस से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन नहीं एडमिनिस्ट्रेटेड हैं, तो वो कह रहे हैं ये उससे रिलेटेड नहीं हो सकती। जिस तरह उस बतख के पास कोई स्वान पैदा होने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, उसी तरह एक कानून जो कि सिविल मैटर से डील करता हो उसके अंदर भी कोई दूसरे लॉ की नेचर की प्रोविजन नहीं हो सकती। आई होप ये पॉइंट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप इसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रीएम्बल को। तो स्टार्ट करते हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यहाँ पर आपके पास आता है कि ये एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 है, यानी कि ये जो कानून है इस सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर से रिलेटेड, ये पहले नंबर का नहीं 5वें नंबर का कानून है। इससे पहले 4 कानून इसी सेम मैटर से मुतल्लिक बनाए जा चुके हैं। 21 मार्च 1908 की बेसिकली इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, यानी जिस दिन ये इसको मंजूरी मिली होगी पार्लियामेंट में। नेक्स्ट है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड अ लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेटर, मतलब जो सिविल केसेस सिविल से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, मतलब सिविल कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उससे रिलेटेड जितने भी कवानीन हैं उनको एक जगह पर ये कानून
कंसोलिडेट कंपाइल करता है या उनमें अगर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो उसमें अमेंडमेंट करता है। ये इस कानून को बनाने के पीछे प्रीएम्बल था। बाकी इसकी रीज़न ऑफ सिग्निफिकेंसी यानी एक्सपीरियंट मतलब यही कि सिग्निफिकेंसी ये इंपॉर्टेंट भी क्यों है, वो भी यही सेम रीज़न है कि जो सिविल कोड से रिलेटेड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उससे रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनको एक जगह पर इस कानून के अंदर कंपाइल कर दिया गया है और अमेंडमेंट कर दी गई है। सो लिहाजा इट इज़ हेयर बाय एनेक्टेड एज फॉलो से मुराद यही है इस लाइन का मतलब कि इसी प्रीएम्बल की बेस पर ये जो हमें ऑर्डर और सेक्शन देखने को मिलेंगे वो इसी प्रीएम्बल की बेस पर बने हैं। यानी आपको जितनी भी प्रोविजन जितने भी ऑर्डर्स में मैटर को मिलेंगे ये कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेटर से प्रोसीजर से रिलेटेड ही मिलेंगे। इस सब्जेक्ट मैटर से ऑपोजिट बात ना होगी क्योंकि फिर वो प्रीएम्बल के अगेंस्ट चली जाएगी, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटर के अगेंस्ट चली जाएगी। अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्ट एक्सटेंड। अब सेक्शन 1 किसी भी कानून का ना एक तरह से देखा जाए तो इंट्रोडक्शन होता है। जैसे हम एक पर्सन से मिलते हैं तो हम उसे पूछते हैं ना भाई तुम्हारा नाम का क्या है, तुम रहते कहाँ हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो इसी तरह नाम जो है उसका शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ बर्थ यानी इसकी कमेंसमेंट उसका नफाज किस डेट से हुआ है और एक्सटेंशन जो है वो इसकी कि कहाँ हद तक ये एप्लीकेबल है, आप इसकी रिहाइश समझ लो इसे। तो कह रहे हैं कि एक इंसान की तरह अगर हम इसे देखें तो कम्प्लेक्स ना करें तो यही है कि सेक्शन 1 के अंदर क्या चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, जो इसका सबसेक्शन 4 है ना, जो अब जो कानून लेटेस्ट है ना उसमें ये चीज़ ओमिट हो चुकी है। उसमें टोटल 3 सबसेक्शन ही है। तो फर्स्ट सबसेक्शन बेसिकली इसका नेम क्लाउज है कि इसका नाम क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब एक तरह से देखा जाए तो इसका टेक्निकली लॉ में जो इसका नाम है वो CCP बनेगा, लेकिन हम इसे CPC कहते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो 1 जनवरी 1909 और जो डेट ऑफ एक्सटेंशन है इसकी मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे CPC की पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होता है। यानी कि हमारे पूरे मुल्क में सिविल कोर्ट से रिलेटेड जो भी सिविल कोर्ट में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा दीवानी अदालतों में, वो किस कानून के तहत फॉलो किया जाने वाला प्रोसीजर है वो CPC की प्रोविजन ही वहाँ पर एप्लीकेबल। यानी सिविल केसेस के अंदर जिस कानून की प्रोविजन एप्लीमेंट होंगी सिविल कोर्ट के अंदर हमारे पूरे मुल्क की दीवानी अदालतों में सिविल कोर्ट्स के अंदर वो CPC की प्रोविजन ही होगी। नेक्स्ट सब सेक्शन 4 जो है वो ओमिट हो चुका है। अब आ जाते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हर कानून के अंदर ही जो डेफिनेशन का सेक्शन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट होने की वजह क्या है? इम्पोर्टेंट होने की वजह ये है कि भाई देखें जो ये ना किसी भी कानून का डिक्शनरी क्लाउज होती है, मतलब जो डेफिनेशंस यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर दी जाती हैं आगे अगर सेक्शन को पूरे कानून के अंदर वो टर्मिनोलॉजीज दोबारा आपके सामने आएंगी तो उधर जो इनका डेफिनेशन में सेक्शन में जो इनको डिफ़ाइन किया गया होता है वही मतलब इनका वहाँ पर भी कंसीडर किया जाता है। यानी वहाँ पर उन्हें दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उन्हें एक दफ़ा एक्सप्लेन किया जा चुका होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेंट, सेम वही बात की जा रही है। जनरल रूल और एक्सेप्शन की कंटेंट्स में लेकर चलते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई जनरल रूल तो यही है कि इस एक्ट के अंदर ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन आपको मिलने वाले हैं इनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई हैं वो आगे भी अगर आपको कानून के अंदर ये टर्म आ गई तो तब भी आप लोगों ने जो यहाँ इनका मतलब लिया गया है वही लेकर चलना है। अनलेस मतलब एक्सेप्शन इसकी ये है देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेंट्स, यानी हो सकता है किसी सेक्शन के अंदर ये टर्म यूज़ हुई हो लेकिन जो उसका सेक्शन का टाइटल है यानी सब्जेक्ट और जो सेक्शन का कंटेंट है यानी कि कंटेंट्स उसके अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि वहाँ अगर उसको लेकर चलेंगे हम तो जो यहाँ पर सेक्शन 2 में डेफिनेशन का लफ्ज़ एक्सप्लेन कर दिया गया है वो वहाँ पर उस हिसाब से वो चीज़ सेट नहीं बैठ रही होगी। तब सिर्फ उस सिचुएशन में हमें इजाज़त होगी कि हम डेफिनेशन क्लाउज में जो उस चीज़ की डेफिनेशन उस टर्म की डेफिनेशन बताई गई है उससे ज़रा 19-20 कर लें। अदरवाइज़ जनरल रूल यही है कि जो डेफिनेशन
किसी टर्म की सेक्शन 2 में बता दी गई है और वही टर्म आगे फर्दर किसी प्रोविजन में इसी कोड की आपको मिल जाएगी, तो आपने वही मतलब उसका मान कर चलना है जो कि सेक्शन 2 में उसको डिफ़ाइन किया गया है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। टोटल 20 डेफिनेशंस हैं पूरे इस कोड के अंदर। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो आपके पास है कोड, जिसके अंदर इन्होंने बता दिया है कि इंक्लूड रूल्स, यानी कोड के अंदर रूल्स भी शामिल हैं। ऐसा क्यों कहा गया भाई? देखें, कोड के अंदर हमने कहा कि इस कानून इस कोड के अंदर एक तो सेक्शन भी हैं, दूसरा इसके अंदर ऑर्डर्स हैं। अब ऑर्डर्स के अंदर क्या बताए गए हैं? बेसिकली रूल्स। तो कह रहे हैं कि इस कोड के अंदर जस्ट रूल्स ही शामिल नहीं है, बल्कि जो सेक्शन बताए गए हैं वो भी इस कोड का हिस्सा है। यानी आप कह सकते हो कि सेक्शन प्लस रूल जो है वो कोड है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। नेक्स्ट है पॉइंट 2, डेफिनेशन 2, जो कि है डिक्री की डेफिनेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि डिक्री है क्या। वो कह रहे हैं डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, एडजुडिकेशन क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ये है जब कोर्ट अपना कोई डिसीजन दे जो कि रिटन फॉर्म में हो, साइन भी हो और सील भी हो, यानी कोर्ट की मोहर भी लगी हुई हो, सिग्नेचर भी हो, जज के रिटन फॉर्म में भी हो, तो वो क्या चीज़ कहलाती है? फॉर्मल एक्सप्रेशन। और एडजुडिकेशन ये है कि जब कोर्ट कोई मैटर अपनी लीगल माइंड को अप्लाई करते हुए डिसाइड करता है, उसे एडजुडिकेशन कहते हैं। डिक्री जो है वो बेसिकली फॉर्मल एक्सप्रेशन एडजुडिकेशन है विच फॉर एस रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, जो कि कोर्ट एक्सप्रेस करता है कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज with regard to all or any of the matter in controversy in the suit। सिंपल यहाँ बताया जा रहा है कि डिक्री ये है कि जिसमें कोर्ट क्या करता है, जो भी मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी होते हैं पार्टीज़ के दरमियान, उनमें से किसी एक या तमाम मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी से रिलेटेड पार्टीज़ के राइट की डिटर्मिनेशन करता है, जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ राइट जो है कंक्लूसिव होती है। और ये डिटर्मिनेशन जो वो करता है, इसे हम एडजुडिकेशन कहते हैं। और इस एडजुडिकेशन जो है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन के थ्रू होती है, यानी कि ये रिटन भी होती है, साइन भी होती है और सील भी होती है। और ये एडजुडिकेशन एक सूट में होती है एंड मे बी आइदर प्रीलिमिनरी और फाइनल। और ये डिक्री क्या है, वो फाइनल भी हो सकती है, प्रीलिमिनरी भी हो सकती है। नेक्स्ट है इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। डिक्री के अंदर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी शामिल होगी, यानी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो प्रोसीडिंग होगी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट वो भी डिक्री कंसीडर की जाएगी सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ द CPC के तहत। और इसी तरह जो भी कोई क्वेश्चन सेक्शन 144 के तहत डिसाइड होता है, यानी जो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन डिसाइड होती है, वो भी डिक्री कंसीडर की जाएगी। एंड ऑर्डर अंडर रूल 60 और इसी तरह ऑर्डर 21 के ये जो रेलेवेंट रूल्स हैं यहाँ पर मेंशन, इनके तहत जो ऑर्डर पास होता है वो भी कानून में डिक्री कंसीडर किया जाएगा। बट शैल नॉट इंक्लूड, लेकिन डिक्री में कौन सी चीज़ नहीं शामिल होगी? वो कह रहे हैं कि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम इन विच एन अपील लायन एज अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, यानी ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो अपील की जाती है और उसके ऊपर जो फ़ैसला किया जाता है वो डिक्री कंसीडर नहीं किया जाएगा। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, या आपके किसी गलती की वजह से आपका कोई ऑर्डर ऑफ डिसमिसल पास होता है, यानी कोई चीज़ आपकी खारिज कर दी जाती है, कोई दरख्वास्त वगैरह, तो वो चीज़ भी डिक्री कंसीडर नहीं होती। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। अ डिक्री इज़ प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ। यानी इसमें बता दिया गया है कि डिक्री प्रीलिमिनरी कब होगी। फिर डिक्री तब कंसीडर की जाएगी जब सूट के मुकम्मल तौर पर खारिज होने के लिए से पहले अभी मज़ीद प्रोसीडिंग अभी दरकार हो।
मतलब एक ऐसी डिक्री जो कि सूट को कम्प्लीटली तौर पर डिस्पोज ऑफ ना करे और उसके आने के बाद भी अभी सूट के मुकम्मल तौर पर डिस्पोज ऑफ होने के लिए भी कुछ और प्रोसीडिंग लॉ में रिक्वायर हो, तो उसे हम इसे क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी डिक्री। एंड डिक्री फाइनल तब होती है, इट इज़ फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। डिक्री फाइनल तब होगी जब ये मुकम्मल तौर पर जो पार्टीज़ के दरमियान मुकदमा होगा, सूट होगा, उसे एडजुडिकेट कर दे, डिस्पोज ऑफ कर दे, ख़त्म कर दे। नेक्स्ट है कि डिक्री जो है वो पार्शली प्रीलिमिनरी और पार्शली फाइनल भी हो सकती है। अगर हम दोबारा डिक्री की डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिक्री के डेफिनेशन में क्या चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1 तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि डिक्री क्या है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड, इसमें डिक्री के एसेंशियल डिस्कस किए गए हैं। थर्ड, इसमें डिक्री की काइंड्स डिस्कस की गई हैं, जो कि अंडर दिस सेक्शन इस सेक्शन के तहत जो डिक्री की टोटल काइंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल 4 काइंड्स डिस्कस की गई हैं, लेकिन अंडर सीपीसी जो है वो टोटल 6 काइंड्स डिक्री की डिस्कस की गई हैं। मैं यहाँ पर टोटल 6 काइंड्स ही डिस्कस कर दूँगी। नेक्स्ट जो आपको पता चलता है कि 2 चीज़ें इसमें अभी डिक्री में इस डेफिनेशन में एक्सप्लेन हुई हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर एक्सप्लेन हुई है वो ये है कि कौन सी चीज़ जो है डिक्री कंसीडर नहीं होती। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि डिक्री की डेफिनेशन तो हमें पता चल गया कि डिक्री क्या होती है, कौन सी चीज़ डिक्री नहीं होती ये भी हमें पता चल गया। अब एलिमेंट्स, यानी टोटल 4 चीज़ें डिस्कस हुई हैं, एलिमेंट्स, काइंड्स, विच थिंग्स नॉट कंसीडर अंडर डिक्री एंड डेफिनेशन ऑफ डिक्री। 2 चीज़ें तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दी कि डिक्री क्या है और कौन सी चीज़ें डिक्री में नहीं शामिल होती। इनको दोबारा वो ड्रैगिंग की सिचुएशन बन जाएगी, एक चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सिंपल सा ही है। तो नेक्स्ट आप जो चीज़ यहाँ पर कवर जिस पे हाईलाइटेशन की ज़रूरत है वो एक तो है एसेंशियल ऑफ अ डिक्री और दूसरा है काइंड्स ऑफ अ डिक्री। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो डिक्री के एसेंशियल को अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इसका एसेंशियल है कि डिक्री को क्या होना चाहिए, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है मैंने डिस्कस कर दिया है। दूसरा ये कि डिक्री के अंदर जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स होनी चाहिए। तीसरा एसेंशियल ये है कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स है ये रिलेटेड होनी चाहिए मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। फोर्थ एसेंशियल इसका ये है कि ये डिक्री जो है वो सूट के अंदर पास होनी चाहिए। फिफ्थ एंड लास्ट एसेंशियल जो है डिक्री का ये कि इसकी नेचर जो है वो कंक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब जो भी मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है पार्टीज़ के दरमियान उसको मुकम्मल तौर पर डिस्पोज ऑफ कर दे। तो उसे अगर ये किसी चीज़ के अंदर 5 एसेंशियल पूरे हो जाते हैं तो उसे हम डिक्री कहते हैं। आई होप कि अब डिक्री के एसेंशियल आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डिक्री की काइंड्स पे। तो डिक्री की अगर हम काइंड्स देखें तो डिक्री की अंडर दिस सेक्शन 4 काइंड्स बताई गई हैं। नंबर 1 प्रीलिमिनरी, सेकंड फाइनल, थर्ड पार्शली प्रीलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल, 4 डीम्ड डिक्री। इसके अलावा भी डिक्री की 2 काइंड्स हैं। एक है कंसेंट डिक्री जो कि आपको सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी में मिल जाएगी और एक काइंड है इसकी एक्स पार्टी डिक्री जो कि आपको ऑर्डर 9 रूल 6 के अंदर मिल जाएगी। अब 1 बाय 1 हर काइंड को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं कंसेंट डिक्री से। जो सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी कहता है कि जो डिक्री पार्टीज़ की कंसेंट के साथ पास होती है उसे हम कंसेंट डिक्री कहते हैं और ये डिक्री अपीलेबल भी नहीं होती क्योंकि कंसेंट के साथ पास हुई है ना, इसका मतलब उन्हें कोई इशू ही नहीं है डिसीजन से। और अपील हमेशा तब होती है जब किसी पार्टी को इशू होता है डिसीजन से। जब नो इशू तो देयर इज़ नो अपील, इसका मतलब ये अपीलेबल डिक्री नहीं होती। दूसरी काइंड है डिक्री की एक्स पार्टी डिक्री। तो ऑर्डर 9 रूल 6 ये कहता है कि जब अगर समन सर्व हुआ है पार्टीज़ को और एक पार्टीज़ समन किसे सर्व हुआ होता है सूट फाइल करने के बाद, डिफेंडर को वगैरह, डिफेंडर को अगर समन सर्व हुआ है ना वो नहीं आता जो डेट ऑफ हियरिंग फिक्स हुई है, तो अब इस सिचुएशन में उसकी नॉन अपेयरेंस की केस सिचुएशन में कोर्ट जो डिक्री पास करती है उसे हम एक्स पार्टी डिक्री कहते हैं। ये सेट डिसाइड करवाई जा सकती है अगर तो डिफेंडेंट सफिशेंट काउज दे दे कोर्ट को अपनी नॉन अपेयरेंस का। ये ऑर्डर 9 रूल 6 में बताई गई। नेक्स्ट अब आ जाते हैं जो यहाँ पर 4 काइंड्स बताई हुई हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहली है प्रीलिमिनरी डिक्री।
तो प्रीलिमिनरी डिक्री क्या है? प्रीलिमिनरी डिक्री एक ऐसी डिक्री होती है जो कि सूट को मुकम्मल तौर पर डिस्पोज ऑफ नहीं करती और इसके आने के बाद अभी मज़ीद फर्दर प्रोसीडिंग रिक्वायर होती है कोर्ट के मुकम्मल तौर पर डिस्पोज ऑफ होने के लिए। अब प्रीलिमिनरी डिक्री की अगर एक एग्जांपल देखें तो वो ये है कि मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने रॉन्गफुली पोसेशन कर ली, वहाँ से आपको रेंट और प्रॉफिट आ रहा था और वो भी जो कि उसने रॉन्गफुली पोसेस किया हुआ था तो वो भी वो खुद ही खा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। आप कोर्ट में जाते हो और कहते हो कि भाई मुझे इससे मेरी पोसेशन वापस दिलवाई जाए, मुझे इससे मेरा ये जो इसने रॉन्गफुली पोसेस करके मुनाफा कमाया यानी मीन प्रॉफिट वो दिलवाया जाए। अब इंटरेस्ट भी जो है इसके दौरान जो मुझे नुकसान हुआ है वो भी मुझे दिलाया जाए, जो मेरी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा था इतने टाइम पे वो भी मुझे दिलाया जाए। अब कोर्ट क्या कहती है कि भाई डिसीजन आने में कि वाकई ये पोसेसर जो दावा कर रहा है ये सच्चा भी है कि नहीं, क्योंकि कोर्ट ने इमोशनल नहीं होना होता, अब उसने ये देखना है कि ये सच्चा भी है कि नहीं। उस चीज़ के लिए कोर्ट को इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अगर इंक्वायरी में से लगता है कि हाँ है यही ऐसा ही है तो अब इस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो अभी इनके दरमियान उसे पोसेशन अभी नहीं दिलवा पा रही, अभी मैटर चल रहा है। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट जो है वो कितना मुनाफा इसने, क्योंकि उसे लास्ट में तो उसे मुनाफा दिलवाना है ना, लास्ट में तो उसे वो पैसे दिलवाने हैं ना, तो कोर्ट जो है अभी ये फैसला नहीं कर पा रही कि किसके पास है। तो वो लास्ट में जब फैसला हो जाएगा तो पोसेशन के साथ साथ ये चीज़ें को भी उसने क्लेम की है वो भी तो दिलवाने हैं। तो कोर्ट उन चीज़ का एस्टिमेटिंग लिखवाने के लिए कोई इंक्वायरी मेंशन कर देती है जो कि, और उस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आती है उस पर वो एक प्रिलिमिनरी डिक्री कर देती है कि हाँ हाँ इतने पैसे वगैरह बनते हैं। या हो सकता है कि कोर्ट जो है वो जो बंदा कब्जा करके बैठा हुआ है उसे ऑर्डर कर दे कि भाई निकलो आप इस जगह से। तो उस डिग्री के ताकि आप ये भी ना इस चीज़ से कोई फ़ायदा ले सके जिस चीज़ को ये इस पर एलिगेशन है कि ये रॉन्गफुली पोसेस करके बैठा हुआ है। तो ये जो ऑर्डर है जिसमें अभी मुकम्मल तौर पर पोसेशन नहीं मिली एलिगेटर को, लेकिन कोर्ट ने क्या किया कि जज उसे निकाल दिया जिसके ख़िलाफ़ एलिगेशन है, डिफेंडर को उसको डीपोसेस कर दिया और इंक्वायरी बिठा दी कि कितने इसको फ़ायदा मिलेगा। जो बंदा डिक्री होल्डर होगा लास्ट में इस चीज़ के लिए जो उसने डिक्री पास की उसे हम कहेंगे प्रीलिमिनरी डिक्री, क्योंकि ये अभी फ़ाइनल नहीं है। इसमें अभी मुकम्मल तौर पर किसको पोसेशन जानी है और कितना बेनिफिट मिलना है वो चीज़ डिसाइड नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट जो है आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको प्रीलिमिनरी डिक्री की और एग्जांपल चाहिए तो उसके लिए आप ऑर्डर 20 का रूल 12 to 16 और 18 दे सकते हैं और ऑर्डर 34 का रूल 2 to 5 एंड 7 और 8 देख सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रीलिमिनरी डिक्री की और मज़ीद एग्जांपल मिल जाएंगी। नेक्स्ट है फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री ऐसी डिक्री होती है जिसके पास होने के बाद अब सूट के अंदर कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं पड़ी होती, जो कि मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी को मुकम्मल तौर पर पार्टीज़ के दरमियान डिस्पोज ऑफ कर देती है। तो उसे हम कहते हैं फाइनल डिक्री। मिसाल के तौर पर ये है कि एक पार्टी ने दावा किया कि मैं इस फ़लाँ चीज़ का ऑनर हूँ, ऑनरशिप का दावा किया है और कोर्ट ने जो है ये डिसाइड कर दिया कि ये ऑनर है या नहीं और उसके फेवर में कह दिया कि हाँ ये ऑनर है इस प्रॉपर्टी का। तो कोर्ट ने अगर इसमें मुकम्मल तौर पर इस मैटर को डिसाइड कर दिया कि आया ये ऑनर है या नहीं, तो इसमें जो कि मैटर मुकम्मल तौर पर डिस्पोज ऑफ हो गया है तो ये क्या है, एक फाइनल डिक्री। या फिर किसी पार्टी ने कंपनसेशन का दावा किया था, डैमेजेस का दावा किया था और कोर्ट ने फिर किसके कितने डैमेजेस बनते हैं कितने नहीं बनते उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर पार्टीज़ के दरमियान डिसाइड कर दिया, तो वो भी फाइनल है। अब नेक्स्ट आ जाता है आप लोग के पास पार्शली प्रीलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल। इसमें ये होता है कि हाफ डिक्री प्रीलिमिनरी होती है और हाफ फाइनल होती है। अब प्रीलिमिनरी और फाइनल जो है आपको पता है क्या है। इसमें ये सिचुएशन बन रही है कि कुछ एक डिक्री इसने कोर्ट ने पास कर दी जो कि मैटर को मुकम्मल तौर पर भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर रही और आधी डिक्री ऐसी है जो कि मैटर को मुकम्मल तौर पर डिस्पोज ऑफ कर रही है। मतलब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। इसके अंदर भी ऑर्डर 12 रूल 12 की सिचुएशन वही मीन प्रॉफिट और पोसेशन वाली ले ले, लेकिन उस एग्जाम्पल को आप इस तरह कर ले कि कोर्ट ने क्या कहा कि इंक्वायरी बिठा दी और उसको निकाल दिया कि इतने उस बंदे को निकाल दिया जो रोकफुली प्रोसेस करके बैठा हुआ था और ये चीज़ अभी फाइनल नहीं हुई कि अब कोर होल्डर है और बाकी जो पैसों की इंक्वायरी बिठा के उसने कमीशन की थी ना उसमें उसने पैसे दिलवा दिए उस बंदे को, तो वो फाइनल हो गई। तो अब आ जाता है आप लोग के पास डीप डिक्री कि डीप डिक्री क्या है।
तो डीप डिक्री बेसिकली एक ऐसी डिक्री होती है जो कि डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरी नहीं कर रही होती, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है, जो 5 एसेंशियल मैंने डिस्कस किए वो उस पे पूरे नहीं हो रहे होते, लेकिन फिर भी बाय लॉ उसे डिक्री कंसीडर किया जाता है। जैसे कि सेक्शन 144 के तहत जो एप्लीकेशन डिसाइड होती है वो, ये जो ऑर्डर 21 के रूल और 60 के तहत जो ऑर्डर पास होते हैं वो, और जो प्लेट की रिजेक्शन हो रही है वो, ये इसकी एग्जाम्पल है। अब इनमें से अगर एक एग्जाम्पल को हम ज़रा थोड़ा सा एलिब्रेट कर लें, जैसे कि रिजेक्शन ऑफ, जैसे कि ये सेक्शन 144 के तहत जो एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन डिसाइड होती है, इसको आप एक्सप्लेन कर दें। इसको हम लोग ज़रा थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेते हैं कि ये क्यों डीप डिक्री कंसीडर किया जा रहा होता है। भाई देखिए, डिक्री के अंदर ना 5 एसेंशियल होना ज़रूरी है, ये इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसके अंदर ये होता है कि ये आप देखें कि ये एप्लीकेशन है। डिक्री का एक एसेंशियल ये भी है कि ये सूट के अंदर डिसाइड होती है, और यहाँ पर जो है वो डिक्री के सारे एसेंशियल पूरे हो रहे होते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो सी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो रही होती वो ये होती है कि ये ना एप्लीकेशन के अंदर डिसाइड होता है, इसके लिए कोई फर्दर सूट ही पास करती पार्टी, सॉरी इंस्टीट्यूट ही करती पार्टी। अब जो कि हो तो ये एप्लीकेशन के अंदर डिसाइड हो रहा है, तो अब जो कि डिक्री तो एप्लीकेशन के ऊपर नहीं आती, तो होना तो ये चाहिए था कि ये आप इसे डिक्री कंसीडर ना करते, क्योंकि डिक्री की तो रिक्वायरमेंट है कि वो सूट के अंदर पास हो, ये तो एप्लीकेशन के अंदर है। तो लेकिन जो कि लॉ में लिख दिया गया है कि भाई इन्हें हम समझेंगे डिक्री, तो हम इसे डिक्री कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बाकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही होती है। डिक्री की 4 सेक्शन पूरे होते हैं, बस ये सूट वाला पॉइंट ही नहीं हो रहा होता, ये एप्लीकेशन के अंदर डिसाइड हो रही होती है। ये बेसिकली एप्लीकेशन के थ्रू डिसाइड ज़रूर हो रही होती है, लेकिन इसके अंदर भी जो लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया जा रहा होता है, जो उसने डिक्री गलत पास कर दी थी और फिर एग्जीक्यूट करवा दी, उसको रिवर्स करवाया जा रहा होता है। दैट्स वाई से हम कह सकते हैं कि ये भी डिक्री ही होती है। अब ये रेस्टिट्यूशन की जो एप्लीकेशन है, ये क्या होती है, अब ये पॉइंट अब मेरे ख्याल से समझाना ही पड़ेगा, वरना कंफ्यूज ही रहेंगे, समझ नहीं आएगी। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है ना, जहाँ पर सबसे पहले मैटर चल रहा होता है, मैं इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ। वहाँ पर जो मैटर चल रहा है और कोर्ट ने डिक्री पास कर दी। अब कोर्ट ने जो डिक्री पास की है, जो मतलब डिक्री होल्डर होता है उसको डिसीजन आ गया है बेशक फेवर में, लेकिन उसको कोर्ट ने एग्जीक्यूट नहीं करवाना। एग्जीक्यूट तब करवाएगी जब वो पार्टी खुद कोर्ट में एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन देगी कि भाई इसे डिक्री को ना एग्जीक्यूट करवाए मेरे फेवर में। अब हो सकता है जजमेंट डेटर को इस डिक्री से मसला हो गया कि भाई आप डिक्री पास नहीं हुई, तो उसने अपील का राइट कर ला हो। तो जब अपील आप लोग करते हैं तो इसके लिए आप स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री ऑफ द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस को भी इस अपील के साथ हम लोगों ने लगा ली होती है दरख्वास्त के। कोर्ट से कहते हैं कि भाई जब तक हमारी अपील का फैसला नहीं ना हो रहा, आप तब तक जो प्रीवियस डिक्री है उसे एग्जीक्यूट ना करवाओ। लेकिन हो सकता है कि कोर्ट उसका प्रेशर है और उसने आर्गूमेंट्स ही ऐसे किए हैं डिक्री होल्डर ने कि एपेलेट कोर्ट के अंदर अपील चल रही है, लेकिन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस ने डिक्री एग्जीक्यूट करवा दी। अब क्या होता है एपेलेट स्टेज के ऊपर कि डिक्री रिवर्ट हो गई, और एपेलेट कोर्ट जो कह रहा था कि ना करवाएं, मेरे साथ बेईमानी हुई है, ऐसा नहीं है, मैं सच्चा हूँ, और वाकई सच साबित हो गया, यानी अपील लेवल पे उसके अपेलेंट के फेवर में आ गई डिक्री। अब वो डिक्री हो गया। अब वो जाएगा सेक्शन 144 के तहत इसी फर्स्ट इंस्टांस के कोर्ट में दरख्वास्त लगाएगा सेक्शन 144 की, और उसे कहेगा कि भाई आप जो अपना डिसीजन दिया था ना उसे रेस्टिट्यूट कर दें, मतलब रिवर्ट करें। तो अब उसके लिए उसे सेपरेट सूट नहीं करना पड़ता, वो एक दरख्वास्त देता है। तो ये जो है डिक्री पास तो दरख्वास्त के थ्रू ही होती है, लेकिन आप देखो एक तरह से देखा जाए तो हो तो डिक्री सूट की ही रिवर्ट हो रही है ना, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक डीम डिक्री कंसीडर की जाती है। अब मुझे उम्मीद है, यकीन है कि ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं, अब चलते हैं 3 डेफिनेशन पे, जो कि कहता है डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर क्या है? मीन्स एनी पर्सन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास एन ऑर्डर, मतलब वो पर्सन जिसके फेवर में डिक्री पास होती है या जिस ऐसा ऑर्डर जिसे एग्जीक्यूट करवाया जा सके वो पास हो, जैसे हम क्या कहते हैं कानून में डिक्री होल्डर। उर्दू में डिक्री के लिए डिग्री का वर्ड इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है जी district. District here means the local limits of the jurisdiction of the principal civil court of original jurisdiction, hereafter called a district court, and includes the local limit of ordinary original civil jurisdiction of a high court.
वो कह रहे हैं, अब यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन है ना, ये बेसिकली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। वो कह रहे हैं कि जो सिविल कोर्ट जिस टेरिटोरियल लिमिट में, यानी जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर जिस टेरिटोरियल लिमिट में अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, वो ही बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। मतलब हम जो सिविल कोर्ट की टेरिटोरियल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन होगी, उस सारे इलाके को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसी तरह वो जो हाई कोर्ट की भी जो ओरिजिनल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन होगी, यानी जो उसकी भी टेरिटोरियल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन होगी, उस सारे इलाके को भी डिस्ट्रिक्ट ही कंसीडर किया जाएगा लॉ में। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास पॉइंट 5, जो कहता है फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट क्या है? Foreign court means a court situated beyond the limit of Pakistan, which has no authority in Pakistan and is not established or continued by the federal government. तो फॉरेन कोर्ट होने के लिए 3 एसेंशियल पूरे होने जरूरी है। सबसे पहले तो वो ऐसा कोर्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर ही एग्जिस्ट नहीं करता, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान सिचुएट है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है। उस कोर्ट की पाकिस्तान के अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है। इसका मतलब ये कि उसका कोई डिसीजन हमारे किसी मंदे पे, किसी सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या मतलब हमारे सिटीजन पे एप्लीकेबल नहीं है। आज मिसाल के तौर पर बाहर की कोर्ट का कह दे कि शराब हलाल है, तो हमारे मुल्क के अंदर उस फॉरेन कोर्ट के डिसीजन की, जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि फॉरेन कोर्ट है, उसकी हमारे मुल्क में कोई अथॉरिटी नहीं है। और इसी तरह ऐसा कोर्ट जो कि फेडरल गवर्नमेंट ना चला रही हो ना इसे रन करी, जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जो एम्बेसी में हमारे पर्सन बैठे होते हैं हमारी कोर्ट के, जैसे कोई पर्सन वहाँ क्राइम करता है, उसे डिपोर्ट करने के लिए फिर पेश किया जाता है वहाँ पर एम्बेसी के सामने, तो वहाँ पर हमारे पर्सन भी बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पर हमारी उधर कंट्रोल है, वहाँ पर हमारी फेडरल गवर्नमेंट का, हमारे चूँकि जज वहाँ पर बैठे हुए कुछ पर्सन, तो हमारा कंट्रोल तो है। तो वो वाली कोर्ट भी फॉरेन कोर्ट ही है, बेशक वो बाहर एग्जिस्ट करती हैं। तो फॉरेन कोर्ट होने के लिए 3 एसेंशियल होने ज़रूरी है। सबसे पहला तो वो कोर्ट पाकिस्तान में एग्जिस्ट ना करता हो। सेकेंडली ये उस कोर्ट की डिसीजन की हमारे मुल्क में कोई अथॉरिटी ना हो। थर्ड ये कि उसे ना हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हो, ना उसे चला रही, ठीक है। तो वो कोर्ट जो है फॉरेन कोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट आप लोग के पास आ जाता है फॉरेन जजमेंट, यानी जो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट होती है उसे हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर बेसिकली है सरकारी वकील। जैसे कि क्रिमिनल केसेस के अंदर प्रोसिक्यूटर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, इसी तरह सिविल केसेस के अंदर गवर्नमेंट प्लीडर होता है। तो पॉइंट 7 में जो है सबसेक्शन 7 हो गया ना, तो वो कह रहे हैं इसके अंदर गवर्नमेंट प्लीडर क्या है, गवर्नमेंट प्लीडर किसे कहा गया है लॉ में। गवर्नमेंट प्लीडर किसे कहा गया है लॉ में? सो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेसिवली इम्पोज बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर। यानी गवर्नमेंट प्लीडर में शामिल है वो ऑफिसर जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उन फंक्शन को, उन तमाम फंक्शन को या उनमें से किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो कि सीपीसी के अंदर गवर्नमेंट प्लीडर पर इम्पोज किए गए हैं कि उसने वो परफॉर्म करने हैं। एंड आल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। और इसी तरह वो पर्सन जो कि गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शन पर काम करेगा, उस प्लीडर को भी हम गवर्नमेंट प्लीडर कहेंगे। मतलब गवर्नमेंट प्लीडर के अंदर 2 पर्सन शामिल हैं। नंबर 1 तो वो बंदा जो कि गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शन पर काम करेगा। दूसरा वो जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट करे जो कि इस कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट प्लीडर के ऊपर इम्पोज किए गए हैं कि उसने परफॉर्म करने हैं, उसे हम गवर्नमेंट प्लीडर कहेंगे। अब ये कौन से फंक्शन है जो कि इस कोर्ट में बताए गए गवर्नमेंट प्लीडर परफॉर्म करने, इसकी डिटेल आपको ऑर्डर 27 में मिलेगी, और जब हम वहाँ जाएंगे तो अब हम लोग ऑर्डर 27 को डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास पॉइंट 8 जो कहते हैं जज। जज मीन्स अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। मतलब जो सिविल कोर्ट हैं उनका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसे हम कहेंगे, जो उसका हेड होगा उसे हम जज कहेंगे। अब ये जो सिविल कोर्ट की डेफिनेशन है, ये सिविल कोर्ट में कौन कौन सा कोर्ट आएगा ये आपको सेक्शन 3 में इसी में पता चलेगा, इसलिए यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रही। नेक्स्ट आ जाता है जी जजमेंट। तो कहते हैं जजमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और अ ऑर्डर। तो जजमेंट बेसिकली जज की स्टेटमेंट है जो कि कंटेन अपने अंदर ग्राउंड्स रखता है डिक्री और ऑर्डर के, क्योंकि डिक्री बेसिकली जजमेंट को फॉलो करती है अंडर सेक्शन 33, इसके बाद आती है। उसके अंदर ग्राउंड्स ही जस्ट मेंशन होते हैं, एक समरी होती है जजमेंट की। तो जजमेंट आप क्या यहाँ पर बताया गया है कि सिंपली जज की स्टेटमेंट है जो कि अपने अंदर ऑर्डर और डिक्री के ग्राउंड्स रखती है, उसे हम जजमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर एक मोस्टली एक सवाल पूछा जाता है
कंफ्यूज करने के लिए, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है कि जजमेंट अपीलेबल होती है या डिक्री। तो इसका आंसर है कि डिक्री अपीलेबल होती है, जजमेंट अपीलेबल नहीं होती। क्यों? वजह उसकी ये है क्योंकि डिक्री के अंदर जो है वो बेसिकली मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी जो पार्टीज़ के दरमियान होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है, लिहाजा ये अपीलेबल होती है और जजमेंट अपीलेबल नहीं होती। इसी तरह डिक्री एग्जीक्यूटेबल होती है, जजमेंट नहीं होती, मतलब डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाता है, जजमेंट को नहीं। और इसके लिए जो ये चीज़ जो हेल्ड की गई है कि डिक्री एग्जीक्यूट होती है, जजमेंट नहीं, ये हेल्ड की गई है, बाकायदा एक साइटेशन है, केस रेफरेंस है 2005 SCMR पेज नंबर 668। नेक्स्ट है 10 जजमेंट लेटर। ये डिक्री होल्डर की ऑपोजिट है डेफिनेशन। वो कह रहे हैं एनी पर्सन, इसमें सिंपल बताया गया है कि ऐसा पर्सन जिसके खिलाफ डिक्री पास हो या एक ऐसा ऑर्डर जिसे एग्जीक्यूट करवाया जाए पास हो, तो उसे हम जजमेंट लेटर कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 11 डेफिनेशन जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें टोटल ना 3% डिफाइन बताए गए हैं कि जो 3 तरह के लोग हैं जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस कोड। सो कौन से गए? मीन्स अ पर्सन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन। डिजीज मतलब जो बंदा फोत हो गया है। स्टेट प्रॉपर्टी, अगर कोई पर्सन जो किसी पर्सन की डिजीज पार्टी की जायदाद वगैरह को रिप्रेजेंट करे उसे हम क्या कहते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि नेचुरल एयर जो उसके कानूनी वारिस हो गए। एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु इंटरमीडिएट विद द स्टेट ऑफ अ डिजीज़। और एक वो पर्सन जो कि इस मतफ़ी की जो जायदाद वगैरह है ना उसके मामलात को देख रहे हों, यानी उनके बीच में हो, इसके और उसके स्टेट के दरमियान हो, इंटरमीडिएट करें, उन्हें देख रहे हों, जैसे कि वकील हो गए, एग्जीक्यूटर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। And where a party sue or is sued in a representative character, the person on whom the state devolve on the death of the party so be, मतलब वो कह रहे हैं अगर ये पार्टी जो कि इसी तरह स्टेट पर्सन की डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में दावा दायर कर रहे थे या उनके खिलाफ दावा दायर किया जा रहा था और उनकी डेथ के बाद उनकी डेथ के बाद जो है जो पार्टी स्यू उनके का दावा कर रहे थे, उनका दावा किया जा रही थी, उनके बाद अगर किसी और पर्सन को जो मिल जाएगी प्रॉपर्टी वो भी इसके तहत लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे। यानी कि उसी डिजीज़ पार्टी के इनकेस्टर, यानी आप कह लो कि सबसे पहले उसके पास थी, उसकी डेथ हो गई, किसको मिली? उसके वारसान को, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, वो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में ही रिप्रेजेंट कर रहे थे लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो फिर जो है वो उनके इनकेस्टर को उनको मिल गए, उनके वारसान को। तो अब इस सिचुएशन के अंदर एक तरह से देखा जाए तो उसके इनकेस्टर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज पर्सन, ये सारे लोग जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो उसके नेचुरल लीगल हियरिंग हो, वो कोई और पर्सन भी हो सकते हैं, वर्ड लिखा हुआ रिप्रेजेंट हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा ट्रस्टी उसी प्रॉपर्टी को देखभाल कर रहा हो, रिप्रेजेंटेटिव करेक्ट में कर रहा हो, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जो आगे फर्दर जो ट्रस्टी हैं उनको चली जाए, तो वो पर्सन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मीन प्रॉफिट की। ये क्या होते हैं? ऑफ प्रॉपर्टी means those profit which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefore। मीन प्रॉफिट में बेसिकली वो प्रॉफिट आते हैं जो कि एक पर्सन के पास किसी प्रॉपर्टी की रॉन्गफुल पोसेशन है और उस रॉन्गफुली पोसेशन के टाइम कह रहे हैं उसने वो रिसीव्ड किए या माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस है रिसीव्ड देयरफ्रॉम, या फिर उसने बेशक रिसीव नहीं किया लेकिन वो कर सकता था, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट, और इसके अलावा वो उस प्रॉफिट जो किसने रिसीव किए उस वो भी विद इंटरेस्ट, और वो जो उसने रिसीव नहीं किए लेकिन कर सकता था
वो भी विद इंटरेस्ट जो है, ये चीज़ें मीन प्रॉफिट कहलाएँगी। मतलब ये यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी किसी की रॉन्गफुली पोसेस की और उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई प्रॉफिट जो है वो उसने रिसीव किए उस रॉन्गफुली पोसेशन के टाइम, या फिर अगर नहीं किए लेकिन कर सकता था, तो एक तो वो प्रॉफिट जो कि उसने किए, या नहीं किए लेकिन कर सकता था, अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी उस प्रॉफिट के साथ जो जो इंटरेस्ट भी है, वो चीज़ मीन प्रॉफिट कहलाएगी। बट शेल नॉट इंक्लूड द प्रॉफिट ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन रॉन्गफुल पोसेशन। लेकिन जो अगर उसने वो प्रॉपर्टी रॉन्गफुली पोसेस की हुई थी और उस दौरान उसने उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की और इम्प्रूवमेंट की बेस पर से कोई प्रॉफिट मिलता है, तो वो प्रॉफिट जो है वो मीन प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। अब है 13 मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें सिंपल है कि ग्रोइंग क्रॉप्स भी शामिल है इसमें। फिर 14 है ऑर्डर। ऑर्डर कहता है कि द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन सिविल कोड विच इज़ अ नॉट अ डिक्री। मतलब सिविल कोड का कोई भी डिसीजन जो कि फॉर्मली एक्सप्रेस हो, मतलब इस पर भी कोर्ट की स्टैम्प साइन और हो और रिटन फॉर्म में हो लेकिन डिक्री ना हो, तो उसे हम ऑर्डर कहते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा गया है, इसके पीछे वजह ये है कि भाई डिक्री जो है ना वो कंक्लूसिव होती है, वो मुकम्मल तौर पर पार्टीज़ के दरमियान जो उनका मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी होता है उसे डिस्पोज कर देती है। जबकि ऑर्डर जो है वो अभी सूट के बीच में पास हुआ होता है, लास्ट में नहीं होता, वो मुकम्मल उसके बाद भी प्रोसीडिंग पेंडिंग होती हैं। होता ये भी कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि कोर्ट जब आती है तो हर रोज़ जब अदालत लगती है तो वो ऑर्डर शीट अपनी बना रही होती है। आज ये कार्रवाई हुई, आज ये पार्टी आई, आज स्ट्राइक हो गई, आज फलां फलां, या फिर कोर्ट ने कोई पार्टी ने रिलीफ मांगा होता है कि भाई हमें इंजेक्शन ग्रांट कर दें, स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दें, कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर, बीच में कोर्ट जो प्रोसीडिंग के दौरान ऑर्डर पास करती रहती है। ऑर्डर तो आते रहते हैं लेकिन डिक्री लास्ट में एक ही आनी होती है। डिक्री मिनिमम एक या दो हो सकती हैं, प्रीलिमिनरी फाइनल केस में 2 आ गई, लेकिन ऑर्डर जो है वो केस के अंदर काफ़ी सारे आ सकते हैं। तो ये भी बेसिकली जो कोर्ट का जो भी वो अपना डिसीजन देगी फॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर्म में देगी, वो ऑर्डर तो कहलाएगा लेकिन वो डिक्री नहीं कहलाएगा। वजह उसकी यही है क्योंकि कंक्लूसिवली तौर पर जो उनके दरमियान जो मैटर है उसको सॉल्व नहीं कर रहा होता ऑर्डर, जबकि डिक्री सॉल्व कर देती है मुकम्मल तौर पर। तो इस तरह देखा जाए तो ऑर्डर के अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी हो रही होती जो डिक्री में पूरी हो रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है जी प्लीडर। अगर प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, क्योंकि मैंने प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल टू अपेयर एंड प्लीड फॉर एन अदर इन अ कोर्ट। प्लीडर से मुराद है हर वो पार्टी जिसका ये राइट है कि वो किसी और पर्सन के लिए कोर्ट में अपेयर हो सकता है और प्लीड कर सकता है, मतलब उसके लिए आर्गूमेंट वगैरह कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्टिंग वगैरह कर सकता है। उस बंदे को हम क्या कहते हैं, प्लीडर। इसके अंदर कौन कौन से पर्सन शामिल हैं, इसमें पर्सन शामिल हैं एडवोकेट, वकील एंड अटर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। इसके अंदर ये लोग शामिल हैं। अब यहाँ पर ये लोग शामिल तो हैं प्लीडर में, लेकिन ये जो एडवोकेट, वकील और अटर्नी हैं, इनमें बेसिकली फ़र्क क्या है। इनमें फ़र्क ये है कि भाई एडवोकेट वो पार्टी होती है जिसके पास लॉ की डिग्री भी हो, दूसरा वो अपनी रिस्पेक्टिव बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर भी हो, मतलब ऐसा एडवोकेट इन्वॉल्व हो, उसने गेट का टेस्ट क्लियर किया और फिर बाकायदा उसे अपनी मुतल्लिका बार काउंसिल से लाइसेंस मिला हो कि हाँ आप एडवोकेट हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं एडवोकेट। और ये बंदे का राइट होता है कि ये इंडिपेंडेंटली तौर पर किसी भी पार्टी के लिए अपेयर हो सकता है, प्लीड कर सकता है, क्योंकि भाई ये एक बाकायदा लाइसेंस शुदा वकील है, तो एडवोकेट है। नेक्स्ट है जी वकील। वकील वो पार्टी होता है जिसके पास सिर्फ वकील यानी कि लॉयर, जिसके पास जस्ट लॉ की डिग्री है, LLB उसने की हुई है, बाकी अभी उसका लाइसेंस वगैरह भी नहीं बना, तो उस पार्टी को हम वकील कहते हैं। अब ये पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंटली तौर पर किसी पर्सन का केस जो है वो नहीं रिप्रेजेंट कर सकती, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस एक अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी के, ये अपेयर तो हो सकती है अपने सीनियर वकील के, जैसे हम इंटर्नशिप नहीं करते, अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ की इंटर्नशिप हम पे रिक्वायर है तमाम वकीलों पे, जो तो उसी तरह ये पार्ट सीनियर के साथ जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं कोर्ट के अंदर, अपेयर हो सकते हैं। ड्राफ्टिंग वगैरह प्रैक्टिकली तौर पे तो जूनियर वकील से करवा ली जाती है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन केस नहीं रिप्रेजेंट कर सकते।
अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग है, जो कि यहाँ बीइंग अ लॉयर आपको पता होना चाहिए, और जो बच्चे गेट का टेस्ट क्लियर करके आए हैं या 9-10 के सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन्हें तो ये बात पहले पता होगी खुद भी, कि बेसिकली बेशक एक केस में वकील, ये एडवोकेट अपेयर हो सकता है, लेकिन हो सकता है उस केस के अंदर 2-3 वकील हो, और जो उसमें सीनियर होगा ना, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1973 के तहत उस पार्टी का, उस वकील का राइट है कि उसने केस को रिप्रेजेंट करना होता है। जब वो अपने किसी जूनियर को कहता है कि भाई आप रिप्रेजेंट करो, तब उसने करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी कि ये अटर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। अटर्नी क्या होता है? अटर्नी बेसिकली एक ऐसे एडवोकेट को ही कहते हैं, ऐसे वकील को हम कह सकते हैं। सो नहीं, अटर्नी वकील वकील ही है क्योंकि उसके पास लॉ की डिग्री भी है, एडवोकेट भी है क्योंकि उसके पास लाइसेंस भी है। लेकिन ये एक ऐसा आप कह सकते हो एडवोकेट है, जो कि एक ऐसा वकील है जिसके पास जो ना एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ लॉ के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसे हम अटर्नी कहते हैं। वैसे जैसे कि अब हम देखते हैं ना कि आप कचहरी में देखें तो बाज़ वकीलों की ना मशहूरी हुई होती है कि ये फैमिली का वकील है, फ़लाँ टैक्स का वकील है, फ़लाँ बैंकिंग का वकील है, भई ये फ़ौजदारी का है, ये क्रिमिनल का, दिवाली का बड़ा मशहूर वकील है, ये सिविल मामलात का बड़ा मशहूर वकील है। इसी तरह कहते हैं कि भाई बैंकिंग की है, ये कंपनी के है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के है, ये सारे। अगर एक बंदा सिर्फ़ एक ख़ास फ़ील्ड के अंदर ही महारत रखता हो और उसी के केस करे, उसी स्पेसिफिक फील्ड ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अटर्नी। जैसे कि डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन होती है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट जो न्यूरोफोलॉजिस्ट होते हैं, इसी तरह कुछ गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ हार्ट सर्जन होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ इसी तरह हर एक इसी तरह अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। इस तरह वकीलों की अगर किसी में स्पेशलाइजेशन हो, तो लोग सिर्फ एक ही फील्ड के केस ले रहे हैं, तो उसे हम अटर्नी कहेंगे। और अगर वो मिस्क्लेरियस तौर पर काम करेगा, मतलब सारी तरह के केस लेगा, तो फिर तो वो एडवोकेट ही है। अब नेक्स्ट है 16, ओके। प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मतलब ये जो कि हाई कोर्ट के जो इस सेक्शन में, आई थिंक सेक्शन 121 से स्टार्ट होते हैं, उनके अंदर सेक्शन 121 से 131 तक है आई गेस, कि जो उसके अंदर रूल्स बनाने की अथॉरिटी हाई कोर्ट को दी गई है। उसमें जो चीज़ बताई गई है और जो ऑर्डर के अंदर रूल्स बताए गए हैं, उसमें जो चीज़ बता दी गई है वो प्रिस्क्राइब है, यानी जो चीज़ लॉ में डिफाइन कर दी गई है वो प्रिस्क्राइब है। नेक्स्ट पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन काफ़ी वास्ट है। ये बाकी डेफिनेशन जो 3 रह गई ये करने के बाद में मैं डिस्कस करती हूँ। कह रहे 80 डेफिनेशन जो है वो रूल्स मीन्स रूल्स एट। अब प्रिस्क्राइब के बाद उन्होंने कहा था कि प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स, मतलब जो चीज़ रूल से बता दी गई। अब वही चीज़ उन्होंने रूल्स को एक्सप्लेन कर दिया कि रूल्स एट फॉर्म्स कंटेन इन द फर्स्ट शेड्यूल। रूल्स में शामिल है वो रूल्स और फॉर्म्स जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में बेसिकली पूरे 50 वर्ल्ड ऑर्डर डिस्कस किए गए हैं और उनके अंदर आगे रूल्स ही बताए गए हैं। सो रूल्स से मुराद वो रूल्स और फॉर्म्स है जो कि ऑर्डर्स के अंदर रूल्स बताए वो रूल्स, और वो रूल्स जो कि सेक्शन 122 और 125 के तहत बनाए गए हैं। यहाँ पर बेसिकली हाई कोर्ट को पावर दी गई है, और हाई कोर्ट ने अपने आप को असिस्ट करने के लिए एक रूल कमेटी बनाई हुई है जो कि असिस्ट करती है। तो कह रहे जो वो लोग भी रूल्स बनाते हैं, वो सारी चीज़ें भी रूल्स ही कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सेक्शन सब सेक्शन आईटी जो कहते हैं शेयर इला कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब कोई कंपनी वगैरह, और शेयर मतलब कि एक लिक्विड एसेट जिसकी वॉलेटरी वैल्यू ये होती है, उसे पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें शेयर इला कॉर्पोरेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? इसमें शामिल है स्टॉक, इसमें शामिल है डिबेंचर स्टॉक, इसमें शामिल है बोर्ड, और इसमें शामिल है डिबेंचर। अब ये बेसिकली एक तरह से ना सारी चीज़ें अगर मैं इनको कलेक्टिवली डिफाइन करूँ ना, तो ये है एक लिक्विड एसिड। लिक्विड एसिड ऐसा एसिड होता है जिसको आप आसानी से पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर इन कॉर्पोरेशन में जो है ये सारी चीज़ें शामिल होगी। अगर इंडिविजुअली तौर पर उनको डिफाइन करूँ तो डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर बेसिकली एक तरह का लोन सर्टिफिकेट होता है जो कि डेप्टर क्रेडिटर को देता है, ताकि क्रेडिटर के पास इस चीज़ का सबूत रहे कि डेप्टर अगर उसके साथ हेरा फेरी करने की कोशिश करे, तो क्रेडिटर उसे ये दिखा के कहीं भी क्लेम करके कि भाई इसने मुझसे ये लोन लिया था और मेरे पास इसका सबूत डिबेंचर है, लोन सर्टिफिकेट है, अब ये मुझे मेरा डेप्ट वापस करे। तो डिबेंचर ये होता है। और डिबेंचर स्टॉक भी यही होता है कि जब बल्कि अमाउंट में यही लोन सर्टिफिकेट पेश किए जाए। तो अब यहाँ पर बेसिकली डिबेंचर ये और डिबेंचर स्टॉक, और ये स्टॉक और बोर्ड स्टॉक बेसिकली शेयर होते हैं जो कि कंपनी के अंदर, कंपनी को जब कोई फाइनेंस वगैरह चाहिए होता है तो वो एक आम आवाम को अपने शेयर बेच के फाइनेंस इकट्ठा करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने कह दिया था कि भाई ये लिक्विड एसिड है। अब ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, उन्हें लॉ इसको इशू करके उन्हें क्या मिला है, डेप्टर को पैसे,
लोल वेला। स्टॉक और बोर्ड को जारी करके कंपनी को क्या मिल रहा होता है, पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये फाइनेंस इकट्ठा करने में काम आ रहे हैं। दैट्स वाई आई से कि ये लिक्विड एसिड है, इनको आसानी से पैसों में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इन सारी चीज़ों का पर्पस बेसिकली फाइनेंस जनरेट करना ही होता है। अब साइल की अगर आप बात करें तो कह सेव वाला केस ऑफ जजमेंट डिग्री इंक्लूड स्टेप, यानी साइल में सिर्फ जस्ट सिग्नेचर शामिल नहीं है, इसमें स्टैम्प वगैरह भी शामिल है। यानी जजमेंट डिग्री में जस्ट उनके साइल नहीं होने चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोर्ट के, बल्कि उनकी स्टैम्प यानी सील वगैरह भी शामिल होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक केस में जज ने ना फैसला डिसाइड कर दिया, लेकिन ना उसने उसे साइल किया ना उसने सिर्फ मोहर लगाई, तो वो जजमेंट ही होगी, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर रही। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पब्लिक ऑफिसर पर। पब्लिक ऑफिसर को कह रहे हैं कि वो पर्सन जो कि इन फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन में फॉल करेगा उसे हम पब्लिक ऑफिसर यानी सरकारी ऑफिसर कहेंगे। सबसे पहले तो हर जज पब्लिक ऑफिसर कहलाता है। इसी तरह हर वो पर्सन जो कि पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह हर कमीशन और गैजेट ऑफिसर इन द मिलिट्री। अब मिलिट्री के 3 हेड होते हैं, सॉरी फौज के जो है ना 3 मेन डिपार्टमेंट हैं, आर्मी, नेवी, फ़ज़ाइया। नेवी हो गई, फ़ज़ाइया एयर और मिलिट्री आर्मी हो गई। तो वो कह रहे हैं कि हर जो है वो इन रिस्पेक्टेड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के जो है ना, जो कि पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं, इनका जो कमिश्नर और गैजेट ऑफिसर होगा, मतलब जिसे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट किया गया होगा, वो बंदा भी पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी इज़। अगर इसको एक सिंपल टर्म में कहूँ तो ये बेसिकली डी पॉइंट में ना जो स्टाफ ऑफ कोर्ट है उसे भी हम पब्लिक ऑफिसर कहते हैं। अब इसमें क्या क्या कौन कौन स्टाफ ऑफ कोर्ट में लोग शामिल हो, कह रहे हैं कि हर कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है और रिपोर्ट बनानी है किसी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट के ऊपर, या फिर कोई डॉक्यूमेंट उसने अपने बनाना है, उसको मेंटेन रखना है, ऑथेंटिसेट और अपने से पास रखना है, या फिर कोई प्रॉपर्टी उसने उसका उसका चार्ज लेना है या उसे डिस्पोज ऑफ करना है, या कोई जुडिशल प्रोसेस है उसकी एग्जीक्यूशन वगैरह करवानी है, या ओथ वगैरह लेनी है, या किसी ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन करवानी है, उसको प्रिजर्व करना है, इसी पर इम्प्लीमेंटेशन करानी है कोर्ट के अंदर। एंड एवरी पर्सन और हर वो पर्सन जिसे कोर्ट ऑफ जस्टिस अपनी इन ड्यूटीज़ को यानी जो बताई हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट करे, अथोराइज करे, अथॉरिटी देगा, वो बंदा भी पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा। यानी जो स्टाफ ऑफ कोर्ट्स है, ये सारे फंक्शन जो है वो बेसिकली कोर्ट के अंदर जज ने तो नहीं करने, उसकी भी पूरी टीम होती है। जैसे पहले वगैरह वो कोर्ट की जुडिशियल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन वगैरह कराते हैं, ओथ लेने के लिए कमीशन वगैरह अपॉइंट कर ली जाती है। तो वो जो कोर्ट का स्टाफ ऑफ कोर्ट होगा ना, वो जो है वो बेसिकली पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा। नेक्स्ट है जी एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय विच ही इज़ एम्पावर्ड टू, यानी जो जेल अथॉरिटी है वो भी पब्लिक ऑफिसर कहलाएगी। वगैरह हर वो पर्सन जिसके पास कोई ऐसा ऑफिस है जिसकी वजह से उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को कैद में रख सकता है, तो वो बंदा भी पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा, जैसे कि जेल की अथॉरिटी। नेक्स्ट है एवरी ऑफिसर गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज़ टू एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस टू, और ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि उसने ऑफेंसेस होने से रोकने हैं, ऑफेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, और ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस, मतलब जिसने ऑफेंस किया है उसको इंसाफ के कटघरे में लाना है, यानी उसे सज़ा दिलानी है, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कवीनेस, और आम आवाम की सेहत, सेफ्टी और सहूलत का, सेफ्टी मतलब तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत का को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पॉइंट में रेवेन्यू ऑफिसर्स। हर ऑफिसर जिसकी वो भी कहलाते हैं पब्लिक ऑफिसर। सो इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हर वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है जिसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, रिसीव करनी है, रखनी है, उसे बढ़ाना है, और इसी तरह गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसने कोई सर्वे और असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई रेवेन्यू प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिपोर्ट बनानी है किसी ऐसे मैटर के हवाले से जो कि गवर्नमेंट के पिक्यूनियरी इंटरेस्ट को इफ़ेक्ट कर रही है।
और गवर्नमेंट के पिक्यूनियरी इंटरेस्ट से रिलेटेड जो मैटर है, जो डॉक्यूमेंट है, उनको बनाना और उनको ऑथेंटिसेट रखना है, मतलब सही उनको उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, और टू प्रिवेंट। इसी तरह कोई भी ऐसा लॉ जो कि गवर्नमेंट के पिक्यूनियरी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी वायलेशन को होने से रोकना है। नेक्स्ट है एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सिंपल वो कह रहे हैं कि हर वो बंदा जैसे गवर्नमेंट से अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए तनख्वाह वगैरह मिल रही है, रेमुनरेशन मिल रही है, कमीशन मिल रही है, तो वो बंदा भी पब्लिक ऑफिसर कहलाता है। बाकी 3 डेफिनेशन तो मैंने डिस्कस कर ली थी। अब आ जाए सेक्शन 3 पे, जो कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट की बारी डेफिनेशन। अब यहाँ जो सेक्शन डिफाइन किया गया है हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम जो पंजाब अमेंडमेंट में इसकी अमेंडमेंट आई है उसे कंसीडर करेंगे। सो पंजाब अमेंडमेंट ये कहती है कि अंडर दिस कोर्ट जो हिरार्की है सिविल कोर्ट की, वो बिल्कुल वही सेम कंसीडर की जाएगी जो कि पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 में बताई गई है। मतलब जो पंजाब सिविल कोर्ट्स के अंदर सिविल कोर्ट की हिरार्की बताई हुई है, वही हम इस कोर्ट के अंदर भी सिविल कोर्ट की हिरार्की कंसीडर करेंगे। और वहाँ पर क्या हिरार्की बताई गई है, वहाँ पर जो सेक्शन 3 है पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 का, वो इससे रिलेटेड है, वो डील करता है। इसमें हिरार्की सिविल कोड बताई गई है कि सबसे पहले सिविल कोर्ट है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है। अब यानी कि अगर आप लोगों ने कोई मुकदमा करना है, सबसे पहले सिविल कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट में। अब सिविल कोर्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी फर्दर डिस्टिंक्शन है कि पहले सिविल जज क्लास 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाने से पहले अगर जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर पास जाना होता है। तो ये जो है वो हिरार्की बताई गई है सिविल कोर्ट की पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 में। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेक्शन 4 जो कि डील करता है सेविंग। ये बेसिकली एक्सेप्शन है इस कोड की कि ये जो कानून है सीपीसी, ये किल मैटर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो अगर हम इसको देखें तो इस सेक्शन में ना बेसिकली 2 चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जनरल रूल और एक्सेप्शन। और जनरल रूल को अगर मैं एक सिंपल लाइन में बताऊं तो ये बता रहा है कि अगर कोई स्पेशल और किसी मैटर से मतलब कोई स्पेशल और लोकल लॉ है ना, तो वहाँ पर जो है वो सीपीसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जैसे कि फैमिली मैटर से रिलेटेड हमारे पास फैमिली लॉज हैं, बैंकिंग मैटर से रिलेटेड हमारे पास बैंकिंग लॉ है। तो उन मैटर्स में जहाँ पर कोई स्पेशल किसी ऐसा मैटर है जिसका मतलब कोई स्पेशल लॉ बनाया गया होगा, तो वहाँ पर जो है वो सीपीसी की प्रोविजन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इसे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट लाइन है वो इसकी एक्सेप्शन है, जो इसमें जनरल रूल बताया गया है, तो इसलिए इसे हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनरल रूल से स्टार्ट करें। स्टार्ट होता है कि नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ नाउ इन फोर्स। यानी इस कोड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई स्पेशल लोकल लॉ जो है वो इन्फोर्सेबल है, उसके अंदर कोई चीज़ बताई गई हो तो उसे वो लिमिटाइज कर रहा हो या उस पर इफेक्ट कर रहा हो। मतलब इस कोड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी स्पेशल और लोकल लॉ को पर अफेक्ट करे। और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन पावर कन्फर, और इन कानून के तहत अगर इन्हें कोई स्पेशल जुरिस्डिक्शन पावर दी गई है तो उस पर अफेक्ट करे, उसे लिमिटाइज करे, या कोई स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है इनके अंदर, इन कानून के अंदर, तो उस पर इफेक्ट करे। मतलब अगर कोई किसी मैटर से रिलेटेड कोई स्पेशल लोकल लॉ है, उसमें उन्हें कोई पावर दी गई है, उनको कोई पावर या जुरिस्डिक्शन दी गई है, कोई स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर उनका बताया गया है, तो जो सीपीसी की प्रोविजन है वो कभी भी उन मैटर्स में इनको अफेक्ट नहीं करेंगी। इनका एक तरह से देखा जाए तो उन्हें ओवर शेडो नहीं करेंगी। फिर सब सेक्शन 2 कहते हैं इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजॉइस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोपोजिशन कंटेन सब सेक्शन 1। मतलब जो जनरल रूल इसमें सब सेक्शन 1 में बताया गया है उसको एक साइड पर अगर हम रखें तो कह रहे हैं नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट एनी रेमेडी विच अ लैंड होल्डर मे हैव अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम फोर्स फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड। मतलब अगर कोई कानून है इस टाइम इन्फोर्सेबल है पाकिस्तान के अंदर, और उस कानून के अंदर जो रेंट एग्रीकल्चरल लैंड से रेंट रिसीव हो रहा है लैंड रोड को, उसकी रिकवरी से मुतल्लिक कोई रेमेडी वगैरह बताई गई है, तो सीपीसी की प्रोविजन उस चीज़ को भी अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन ये जो रूल है इसका जनरल रूल, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन तब होती है जब ये इसकी एक्सेप्शन
ना हो। और एक्सेप्शन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्रेरी। मतलब ये जो जनरल रूल हमने डिस्कस किया कि अगर किसी मैटर के अंदर सिविल और लोकल लॉ के, सॉरी, स्पेशल लोकल लॉ के कोई ख़ास पावर या जुरिस्डिक्शन दी गई है, और जो लैंडलॉर्ड को किसी लोकल लॉ के तहत अपनी रेंट की रिकवरी करने के लिए कोई पावर दी गई है, इसको सिविल सीपीसी इसको अफेक्ट नहीं करेगी। ये चीज़ तब इम्प्लीमेंट होगी तब जब इसी जनरल रूल के ऑपोजिट कोई प्रोविजन सीपीसी के अंदर वजूद ला हो। इसका मतलब ये है कि अगर तो वो वजूद होगी तब फिर ये जनरल रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5 जो कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रेवेन्यू कोड। नेक्स्ट है सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 5 जो कहता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रेवेन्यू कोड, यानी सीपीसी का अप्लाई होगा रेवेन्यू कोड पे। अब यहाँ पर अगेन क्वेश्चन राइज हो जाता है कि भाई देखिए, अगर हम सेक्शन 4 को देखें तो वहाँ तो साफ तौर पर बता दिया गया था कि अगर किसी कोई स्पेशल और लोकल लॉ अगर हैं किसी मैटर से मुतल्लक तो वहाँ पर सीपीसी की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो रेवेन्यू लॉ भी एक तरह से देखा जाए तो स्पेशल लॉ ही हैं, तो फिर सीपीसी यहाँ पर क्यों इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? तो इसके पीछे लॉजिक सिर्फ यही है कि जो सेक्शन 5 में बता दिया गया है कि अगर कोई ऐसा मैटर हो जहाँ पर जो स्पेशल लॉ बने हुए हैं और उनके अंदर कोई उनके सामने कोई ऐसा तनाज़ा आ जाता है जिसके अंदर उनकी प्रोविजन साइलेंट होती है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर जो है वो सीपीसी की प्रोविजन उन मैटर्स को बारे में फ़ैसला करने के लिए उन पर एप्लीमेंट होती है जहाँ पर उन स्पेशल लॉ की प्रोविजन साइलेंट होती है। लेकिन ये तब इम्प्लीमेंट होती है जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इजाज़त दे कि किस हद तक ये इम्प्लीमेंट होगी। ये बेसिकली इस सेक्शन का एक तरह से देखा जाए तो एक स्लाइड सा व्यू भी है, यही इसमें बताया भी गया है। अब इसको डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है हमें पता हो कि रेवेन्यू कोड क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले इसका सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, फिर हम सबसेक्शन 1 पर आएंगे। तो सबसेक्शन 2 कहता है, जिसमें रेवेन्यू कोड को डिफाइन किया गया है कि रेवेन्यू कोड इज सबसेक्शन 1 मीन्स अ कोड हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर रेवेन्यू कोड इज सबसेक्शन 1 मीन्स अ कोड having jurisdiction under any local law to entertain suit or other proceeding relating to the rent revenue or profit of land used for agricultural purposes। मतलब रेवेन्यू कोड से मुराद वो कोर्ट है जो लीगली इंटाइटल है यानी जुरिस्डिक्शन रखती है और उनके पास लॉफुल अथॉरिटी है कि वो लैंड जो कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है उससे रिलेटेड जो भी सिविल सूट या क्रिमिनल या कोई दूसरी प्रोसीडिंग जिसको कि सिविल के अलावा कोई भी हो सकती है उस प्रोसीड सो रेवेन्यू कोर्ट से मुराद वो कोर्ट है जिसको पास किसी लोकल लॉ के तहत जुरिस्डिक्शन है, मतलब लॉफुली उसके पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी ऐसी लैंड जो कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है उस लैंड से मुतल्लिक जो भी रेंट के, रेवेन्यू के या प्रॉफिट के रिलेटेड मुकदमे हैं, सिविल सूट हैं या फिर सिविल सूट के अलावा कोई दूसरी प्रोसीडिंग है वो इनको इंटरटेन कर सकती है। ऐसी कोर्ट को हम लोग रेवेन्यू कोर्ट कहते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर दिस कोर्ट टू ट्राई सच सूट और प्रोसीडिंग एज बीइंग सूट और प्रोसीडिंग ऑफ सिविल नेचर। लेकिन इस रेवेन्यू कोर्ट में वो सिविल कोर्ट शामिल नहीं हैं जिनके पास इस कोर्ट के अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब कि मुकदमा पहले नंबर पे, मतलब ये कि मुकदमा पहले नंबर पे इनके अंदर इंस्टीट्यूट किया जा सकता है क्योंकि वो सूट सिविल नेचर का है वो, और वो उनके पास अथॉरिटी है कि वो भी इनका ट्रायल कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि सिविल नेचर का दावा है, वो सिविल कोर्ट इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट अब आ जाता है जी सबसेक्शन 1 की तरफ। तो वो कहते हैं कि
where any revenue code are governed by the provision of this code in those matter of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent. मतलब इस कोड की प्रोविजन रेवेन्यू कोड पर तब एप्लीकेबल होंगी जिन मैटर के मुतल्लिक जो स्पेशल इनेक्टमेंट इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होती थी वो साइलेंट हों, और तब उन मैटर्स के मुतल्लिक इनके ऊपर सीपीसी की प्रोविजन इम्प्लीमेंट होंगी. The provincial government may by notification in the official gazette declare that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code, और प्रोविंशनल गवर्नमेंट बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज़ डिक्लेयर कर देगी कि अब जो पोर्शन ऑफ प्रोविजन के ऊपर सीपीसी की इम्प्लीमेंट होने लगी हैं लेकिन जो एक्सप्रेसिवली तौर पर इस कोड की प्रोविजन पर इम्प्लीमेंट नहीं होनी थी लेकिन अब होने लगी हैं, shall not apply to those code or shall only apply to them with such modification. वो कह रहे हैं वो इस कोड के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि वो एक्सप्रेसली तौर पर इनके लिए नहीं बनी हुई थी, लेकिन ये अप्लाई होंगी सिर्फ उन कंडीशन में जो कि मॉडिफिकेशन प्रोविंशनल गवर्नमेंट बता देगी कि किन मॉडिफिकेशन के साथ मतलब किस चेंजेस के साथ जो है सीपीसी की प्रोविजन पर अप्लाई होगी. तो सिंपल इज़ दैट सब सेक्शन 1 ये कहता है कि रेवेन्यू कोड पर जनरली तो सीपीसी की प्रोविजन इम्प्लीमेंट नहीं होती क्योंकि एक्सप्रेसिवली तौर पर वो कानून इस पर सेक्शन 4 कहता है कि जब किसी मैटर में मतलब कोई स्पेशल लोकल लॉ बना हुआ है तो उस पर सीपीसी इंटरफेयर नहीं करेगा, तो उसने नहीं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना था. लेकिन कोई ऐसा उनका मैटर है जिसके मतलब जो है वो उनका अपना जो कानून है जो जिसको लेकर रेवेन्यू कोर्ट ने चलना था वो साइलेंट है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर सीपीसी की प्रोविजन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी लेकिन उस परमिशन के साथ जिस हद तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्हें ग्रांट करेगी कि कितनी मॉडिफिकेशन के साथ जो है सीपीसी की प्रोविजन पर इम्प्लीमेंट होगी, और वो उसका चीज़ के मतलब जो किस तरह पता चलेगा कि किस मॉडिफिकेशन के साथ होगी बाय द नोटिफिकेशन ऑफ प्रोफेशनल गवर्नमेंट जो वो बता देगी. तो सब सेक्शन 6 जो अब हमारी वीडियो का लास्ट सेक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. तो ये डील कर रहा है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन बेसिकली क्या होता है, किसी कोर्ट की अथॉरिटी लीगल अथॉरिटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस अंडर द मीन्स एंड लिमिटेशन इम्पोज बाय लॉ. मतलब जो लॉ ने उसे अथॉरिटी दी है कि किस लिमिट में रहकर आपने जस्टिस प्रोवाइड करना है उसे हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं. ये डेफिनेशन जो है वो बेसिकली एक केस है जिसकी साइटेशन है 1999 SCMR पेज नंबर 900. इसके अंदर बताई गई है. तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बेसिकली एक जुरिस्डिक्शन की काइंड होती है और ये होता है कि कोर्ट की जो है वो माली तौर पर कितनी जुरिस्डिक्शन है, यानी कितनी मालियत का मुकदमा जो है वो कोर्ट सुन सकती है, उसके पास माली तौर पर आप कह सकते हो कि कितना इख्तियार है, वो होती है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन. तो सेक्शन 6 जो है कहता है कि सेव विल सो फॉर एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो जनरल रूल आगे आने वाला है इसकी एक्सेप्शन है कि अगर किसी जगह पर एक्सप्रेसिवली तौर पर बता दिया गया कुछ जो कि जनरल रूल से ऑपोजिट है तो उस चीज़ पर फिर वो जनरल रूल इम्प्लीमेंट जो आगे वो पढ़ेंगे वो जनरल रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा. सो जनरल रूल क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं नथिंग हियर विल कंटेन, यानी सीपीसी में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि शेल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन अवर सूट, जो कि किसी कोर्ट को मतलब किसी सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे अवर सूट द अबाउट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और विच एक्सीड द पिक्यूनरी लिमिट. मतलब वो कह रहे हैं इस कोर्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी कोर्ट यानी किसी सिविल कोर्ट को ये इख्तियार दे, उसे जुरिस्डिक्शन दे कि वो इख्तियार जुरिस्डिक्शन दे किसी ऐसे सूट पर जिस सूट की जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू और अमाउंट है वो उस कोर्ट की पिक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन से एक्सीड कर रही हो, पिक्यूनरी लिमिट ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन. सो ये जनरल रूल है कि वो कह रहे हैं कि इस कोड में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि किसी कोर्ट को ये इख्तियार दे कि वो किसी ऐसे सूट की कोग्निजेंस ले जिस सूट की सब्जेक्ट मैटर की जो मालियत है वो उस कोर्ट की जो ऑर्डिनरी पिक्यूलरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन बताई गई है उससे तजावज़ कर रही है. मतलब जितनी उसकी पिक्यूलरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन है बस वो कोर्ट उस हद तक ही मालियत का दावा सोच सकता है, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकता. यह जनरल रूल था. एक्सेप्शंस की सेव्स फॉर अदरवाइज एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड अदरवाइज वगैरह अगर किसी जगह पे आपको एक्सप्रेसिव कोई प्रोविजन मिल जाती है जहाँ पर इससे ऑपोजिट कुछ बताया जा रहा होगा, अदरवाइज एक्सप्रेसिव प्रोवाइडेड मतलब अदरवाइज इससे ऑपोजिट कुछ बताया जा रहा होगा तो वो चीज़
सेव होगी, मतलब उस पर ये जनरल रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब अगर हम देखें पिक्युलियर लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यहाँ तक तो सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास सिविल कोड है ना, उनकी वजह से पिक्युलियर लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन है क्या? तो सिविल जज ऑफ क्लास 3 जो है वो उसकी पिक्युलियर लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड है। इसी तरह जो सिविल जज ऑफ क्लास 2 है उसकी पिक्युलियर लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन 5 मिलियन है, यानी कि 50 लाख होकर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और सिविल जज ऑफ क्लास 3 की जो पिक्युलियर लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो 1 मिलियन है, यानी 10 लाख। वो 10 लाख की बारी तक का दावा सुन सकता है, वो 10 लाख का सुन सकता है सिविल जज ऑफ क्लास 3, 50 लाख का दावा सुन सकता है सिविल जज ऑफ क्लास 2, और उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो अनलिमिटेड हद तक की जुरिस्डिक्शन है सिविल जज क्लास 3 की। तो आई होप ये सारे जो सेक्शन जो हम लोगों ने इसका प्रीलिमिनरी पोर्शन कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है वो पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।